आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। आज शुरू करने जा रहे हैं हम। आज का पहला हमारा वीडियो अपलोड होने जा रहा है और शास्त्र का लेसन 2। ठीक ना। अब सोच रहे होंगे लेसन 1 क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि लेसन 2 से हम इसलिए किए हैं कि अभी समय बहुत कम है। ठीक ना। तो लेसन 2 क्या है? लेसन 2 में हम लोग को पढ़ना है राज्य एवं राष्ट्र की आय। इस लेसन में क्या क्या पढ़ना है समझ लीजिए। पहले विषय कंटेंट समझ लेना है कि हमको क्या क्या पढ़ना है। इसमें हम जानेंगे कि आय किसे कहते हैं, इनकम किसे कहते हैं। ठीक ना। शुद्ध आय किसे कहते हैं, आय के कितने प्रकार हो सकते हैं, बिहार राज्य की आय क्या है और बिहार राज्य क्यों गरीब है, हमारा बिहार राज्य अभी तक अमीर क्यों नहीं बन पाया, या फिर जो है हमारा बिहार बाकी राज्यों की तरह क्यों नहीं डेवलप कर पा रहा, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसमें ये जानेंगे कि आय कितने प्रकार की होती है। ठीक ना। इसमें जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी क्या है, ठीक ना, इन सब के बारे में हम जानेंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होगा बिहार की आय, बिहार क्यों गरीब, क्यों पिछड़ा हुआ है, इन सब के बारे में हम इसमें समझने जा रहे हैं। ठीक ना। तो सबसे पहला हमारे पास विषय है कि आय किसे कहते हैं, इनकम क्या है। ठीक ना। इनकम क्या है? देखिए, हम लोग प्राय कहते हैं हम सभी अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए, जिंदगी जीने के लिए हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हम लोग कोई ना कोई काम करते हैं। काम का मतलब आर्थिक क्रिया को काम करते हैं। आर्थिक क्रिया हम उसे कहते हैं जिससे कोई काम करके हमें उसके बदले में जो उसके एवज में जो पैसा मिले उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक ना। अब देखिए, हम सब लोग अलग अलग काम करते हैं। जैसे देखिए, मैं एक टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ा करके मैं अपनी जिंदगी परवरिश कर रहा हूँ। कोई जो है गाड़ी चलाकर अपनी जिंदगी परवरिश कर रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई मंत्री है, कोई वकील है, कोई कुछ है। ठीक ना। ये सभी लोग क्या करते हैं, आर्थिक क्रिया यानी कार्य करते हैं और कार्य करके उसके एवज में कोई ना कोई धनराशि प्राप्त करते हैं और जो धनराशि प्राप्त करते हैं उसी को हम आय कहते हैं। ठीक ना। उसी को हम क्या कहते हैं, आय कहते हैं। अच्छा, कोई जो है कम कमाता है तो कोई ज्यादा कमाता है, ये तो डिपेंड करता है उसके आर्थिक क्रिया पर। आर्थिक क्रिया जिस तरह की होगी उस तरह से उसकी आय हो जाएगी। ठीक ना। किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, तो ये तो अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक ना। तो आय किसे कहते हैं, तो हम अपनी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत जो भी धनराशि प्राप्त करते हैं, आर्थिक क्रिया करने के पश्चात जो भी धनराशि प्राप्त करते हैं उसे हम आय कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम आय कहते हैं। ठीक ना। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगा कि बिहार की, क्योंकि हम लोग को राज्य के बारे में पढ़ना और देश राष्ट्र दोनों के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहला हम मुद्दा रखेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक आएगा हमारा राज्य की आय। ठीक ना। राज्य की आय की हमारे बिहार राज्य के पास इनकम किस तरह से आता है, हमारा बिहार राज्य गरीब क्यों है, इसको समझिए जरा। देखिए, हमारा बिहार राज्य जो है भौगोलिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा राज्य है। भौगोलिक दृष्टि का मतलब हुआ कि हमारा बिहार राज्य देश के ऐसे हिस्से में है जहां पे खनिज संपदा की कमी है, जहां पे कोई क्या बोलते हैं, समुद्री मार्ग भी नहीं है। समुद्री मार्ग यानी कि जो राज्य समुद्र के किनारे तट पर बसा हुआ है उसका आय बढ़ जाता है। आय कैसे बढ़ जाता है, क्योंकि वह मछली का क्या होता है, उत्पादन होता है। मछली मार करके लोग क्या करते हैं, अपनी आर्थिक क्रिया को करते हैं। ठीक ना। या फिर मान लेते हैं कि जहाज वगैरह चलाते हैं, या फिर क्या होता है किसी दूसरे देश से या किसी दूसरे जगह से कोई सामान आता है पानी जहाज से, तो वहां उतरता है, तो वहां पे लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिल जाता है। ठीक ना। लेकिन हमारे बिहार राज्य में ऐसा कोई भौगोलिक दृष्टिकोण से कोई समुद्र भी नहीं है। किसी समुद्र या नदी के तट पर भी हम लोग नहीं बसे हैं। अगर नदी छोटा छोटा है तो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। ठीक ना। हमारे यहाँ खनिज संपदा नहीं है, जैसे कोयला नहीं है या पेट्रोल डीजल का कोई खनन नहीं हो पाता है। ठीक ना। जब झारखंड हमारे बिहार में था तो उस वक्त जो है खनिज संपदा में हमारा बिहार धनी था। ठीक ना। लेकिन क्या था, संसाधन की कमी तब भी थी, संसाधन की कमी अब भी है। हमारे बिहार में एक ही मुख्य जो है रोजगार बची है, वो है कृषि। ठीक ना। कृषि बची हुई है। अच्छा, अब ये कृषि जो है, फार्मिंग जो है, इसकी भी स्थिति बहुत से बदतर होती जा रही है। कारण यह है कि कृषि करने के लिए हमारे पास क्या उत्तम बीज नहीं मिलता है। ठीक ना। उत्तम किस्म का हमारे पास संसाधन नहीं है। जैसे कि हम लोग क्या है, ट्रैक्टर वगैरह से किसी तरह हम लोग क्या करते हैं, काम चला लेते हैं। ठीक ना। सिंचाई करने के लिए बोरवेल की व्यवस्था नहीं है, नहर भी है तो उससे पानी को हम लोग अपने खेतों तक ला नहीं पाते हैं। ठीक ना। कृषि की भी स्थिति बहुत से बदतर है। यहाँ तक कि अगर हम लोग खेती कर भी लेते हैं तो हम लोग को अनाज यानी जो बीज जो हम लाते हैं, बीज बढ़िया किस्म का नहीं होता है, खाद हमको अच्छा नहीं मिलता है। यानी कि वर्मी कंपोस्ट मिलने के वजह हम लोग क्या मिल जाता है, वो केमिकल, जिसमें ज्यादा हम लोग क्या होता है कि केमिकल होता है, जो खराब रसायन होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कीटनाशक के रूप में हम लोग खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फसल भी उससे क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। ठीक है। तो हमारे बिहार में कृषि एक मेन संसाधन था, आय
बढ़िया जरिया था, जो कृषि भी क्या हुआ पिछड़ा पड़ा हुआ है। हमारे बिहार राज्य में जो है क्या नहीं है, तो बड़े बड़े कल कारखाने उद्योग भी नहीं है, ठीक है। जबकि अदर स्टेट्स में क्या है कि कल कारखाने भी है, कृषि करने के लिए अच्छे तकनीक का उसके पास संसाधन भी है। हमारे पास इस सबकी कमी है। हमारे यहाँ बिहार राज्य में जो है आबादी ज्यादा है, ठीक है, लगभग 14 से 15 करोड़ की आबादी है, और हमारे यहाँ जो है आय बहुत कम होती है, क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार का कोई संसाधन ही नहीं है, ठीक है, जिससे लोग क्या कर सके, रोजगार कर सके। अदर स्टेट्स में आप चले, जैसे गुजरात है या फिर महाराष्ट्र है या फिर हरियाणा है, दिल्ली है, ये सब जो बड़े बड़े जो स्टेट्स जो है वहां पे क्या है, कल कारखाने बहुत ज्यादा है, कृषि के उत्तम तकनीक दिए जाते हैं, है ना जी, बहुत से प्रकार के संसाधन मिल जाते हैं। वहां पे क्या है, लोगों को अपना रोजगार करने के लिए, आर्थिक क्रिया करने के लिए उसको जगह जगह मिल जाता है। उसको आसानी से क्या होता है, उसकी आर्थिक क्रिया से संबंधित उसको आमदनी आय हो जाती है। लेकिन बिहार में ये सब नहीं हो पाती है, और यही कारण है कि बिहार बहुत पिछड़ गया है और पिछड़ते जा रहा है, ठीक है। अभी इसके आगे वाले टॉपिक में आपको हम एक चीज और बताने वाले हैं, प्रति व्यक्ति है पीसीआई पर कैपिटा इनकम क्या होती है, उसमें और भी आप लोग बेहतर तरीके से इसको समझ पाइएगा, ठीक ना। तो बिहार की स्थिति यही है, और इसी वजह से जो है बिहार पिछड़ा हुआ है। किसी तरह से लोग अगर अपने जीवन को चला भी रहे हैं तो किस तरह से चला रहे हैं, छोटा मोटा दुकान वगैरह चला करके जो है अपने जीवन को परिवरिश कर रहे हैं, ठीक ना। हमारे यहाँ पे क्या है, बढ़िया बढ़िया मेडिकल इंस्टीट्यूट भी नहीं है, बढ़िया कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं है ना जी। हर एक तरीके से पिछड़ा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर से बदतर होते गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि किसी भी देश, किसी भी राज्य को आगे बढ़ने के लिए उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है आपको हम बता देते हैं, ठीक ना। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको कुछ चीजें आती है, जैसे कि रोड, यानी कि रोड की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। रोड अच्छा होगा तो क्या होगा, परिवहन में हमको सुविधा आएगी, है ना जी। अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल्स यानी कि बढ़िया होना चाहिए, ठीक ना। साथ ही साथ उद्योग यानी कि कारखाने, इंडस्ट्री होनी चाहिए, ठीक ना। ऐसे बहुत से चीज, जैसे कि संचार, जिसको हम टेलीकॉम कंपनी कहते हैं, ये सब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, जो कि हमारे बिहार राज्य में ये सब की कमी है। रोड भी है, तो रोड जो है सिर्फ मतलब बड़े बड़े नेशनल हाईवे जो शहरों में है वो लगभग ठीक है, बाकी जगह पर वो भी सही नहीं है। समझिए कि अगर किसी छोटे शहर में आपको जोड़ा गया है, किसी एक हाईवे को, नेशनल हाईवे को शहर से जोड़ा गया है, तो रास्ता की स्थिति बद से बदतर है। समझिए कि दूसरे स्टेट से जो है गाड़ी बिहार से गुजरना नहीं चाहती है, तो जब बिहार में आएगी नहीं तो बिहार में क्या होगा, टैक्स मिलेगी नहीं, उससे भी क्या होता है, बिहार की स्थिति पिछड़ी हुई है। तो बिहार को पिछड़ने का कई सारा रीजन है, जिनमें से आपको मैं कुछ बताया, ठीक ना। तो ये है बिहार की स्थिति। अब जब बिहार में कहीं से आय आएगा नहीं, तो लोगों के पास आय बढ़ेगा कैसे, नहीं ना बढ़ेगा, मुश्किल है, बहुत मुश्किल से आय बढ़ पाएगा। अगर आय है भी तो बहुत कम है, और इतना आय से जो है कुछ होने वाला नहीं है। जबकि बिहार से जो अदर स्टेट्स जो है वो बिहार से कई गुना ज्यादा जो है आमदनी करता है, तो वहीं के बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमारे बच्चे कहां से आगे बढ़ेंगे। एक बहुत महान अर्थशास्त्री है रेगनर नक्स, है ना जी, उनका नाम है रेगनर नक्स। ये इन्होंने बताया कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, अर्थात हम लोग अगर गरीब रहेंगे, हमारे पास आय नहीं बढ़ेगा, तो हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं जाएंगे, अच्छे शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, है ना जी। यहाँ तक कि अगर कोई इंसान बीमार पड़ जाएगा तो उसको इलाज कराने के लिए हमको एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा, तब तक उसको पता चलेगा कि वो बीच में दम घुट करके मर जाएगा। तो बिहार में इन सब की कमी हो जाती है। तो रेगनर नक्स ने यही कहा था कि ये जो गरीबी के जो कुचक्रण जो है, इस चक्र से सिर्फ एक पीढ़ी खराब नहीं होती है, एक पीढ़ी बर्बाद नहीं होती है, गरीबी के कारण, है ना, आने वाला पीढ़ी भी क्या होती है, वो खत्म हो जाती है, ठीक ना। तो बिहार में शिक्षा की भी कमी है। अभी आप देखिए, मान लेते हैं कि ऐसा स्थिति हो चुका है कि बच्चे सब जो एग्जाम देते हैं उसका रिजल्ट टाइम टू टाइम नहीं आता है। इंटर के बाद ग्रेजुएशन यदि करना हो आपको बिहार में, तो स्थिति बहुत खराब है अपने बिहार में, है ना जी। बच्चे त्रस्त होकर के वो दूसरा यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं, दूसरे स्टेट्स का, ठीक ना। तो एजुकेशन सिस्टम में भी बिहार हमारा पीछे पड़ा हुआ है। जिस किसी भी देश समाज को अगर सुधारने का सबसे एकमात्र बड़ा हथियार है तो वो है शिक्षा। शिक्षा में भी हमारा बिहार पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। बढ़िया मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, बच्चे सब त्रस्त होकर के अदर राज्य में जाते हैं। तो जब जहां जाते हैं वहां की ना इनकम बढ़ेगी। सोचिए अगर हमारे बिहार में
बढ़िया अस्पताल होता, मेडिकल इंस्टीट्यूट होता, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट होता, हर चीज यदि बेटर होता तो अदर स्टेट से हमारे बिहार में लोग आते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ फैक्ट्री कल कारखाना होता तो हमारे बिहार में क्या होता, लोगों का आगमन बढ़ जाता। जब लोगों का आगमन बढ़ता, जब यहाँ पे आर्थिक क्रिया बढ़ जाती तो लोग क्या होते हैं, आय ज्यादा कमाना शुरू कर देते, उससे हमारी गरीबी मिटती। और हमारे बिहार में भी क्या होते हैं, अच्छे अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूट होते हैं, हम जो बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए वो हमारे राज्य में हमारे घर पर रहकर पढ़ाई करते हैं। तो हमारी जो खर्च जो है, हमारी जो खर्च है वो हमारी खर्च हमारे बिहार में रह जाती, दूसरी जगह जाती नहीं। तो हमारा बिहार की स्थिति सुधर जाती, मतलब बिहार पिछड़ता नहीं है, ठीक ना। तो इन सब कारणों से बिहार बद से बदतर इनकी पिछड़ता ही चला जा रहा है, ठीक ना। अच्छा, ये रहा आपको बिहार की आय के बारे में। अब हम लोग आते हैं राष्ट्र की आय के बारे में, यानी कि भारत देश की आय की स्थिति क्या है। तो देखिए अलग अलग राज्य की चूंकि क्या है, अलग अलग क्या है, आमदनी है, आय है। किसी राज्य की जो है आमदनी कम होती है, किसी राज्य की आमदनी ज्यादा होती है। अभी तो आपको पता चल ही चुका है किन कारण से किसी की आय बढ़ती है, किस कारण से आय घट जाती है। ये तो बात आप लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे, ठीक ना। लेकिन राष्ट्र की आय क्या है, सवाल अभी आएगा। हमारे भारत देश में कई सारे राज्य हैं, सब लोग कमाते हैं, सभी राज्य जो है आमदनी कर रही है। तो देखिए राष्ट्रीय आय का जो आकलन जो है 1 साल में की जाती है, ठीक ना। 1 साल में राष्ट्रीय आय निकाला जाता है, 1 साल में, मतलब कि 1 साल में पूरे देश के लोगों द्वारा, पूरे देश के लोग, हमारे देश में लगभग 140 करोड़ की आबादी है, ठीक ना। तो 140 करोड़ तो लोग तो नहीं कमाते होंगे ना, हमारे देश छोटे बड़े सब कोई है। लेकिन जितने भी लोग हमारे भारत देश के जितने भी लोग आमदनी करते हैं, आय करते हैं, उन सबके आय को मिला करके 1 साल में जितनी होती है उसे हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक ना। क्योंकि पूरे भारत देश के लोगों द्वारा 1 साल में कमाई गई धनराशि को ही हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय कहेंगे। क्या कह देंगे हम लोग, राष्ट्रीय आय कहेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। अब बात यह आएगा कि भारत देश की राष्ट्रीय आय जितनी है इसको हम ज्यादा कैसे करें। जैसे देखिए हमसे ज्यादा अमीर चाइना है, हमसे ज्यादा अमीर जो है अमेरिका है, रशिया है, बहुत सारे देश है। हमारा देश बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। कारण यह है कि हमारे देश में राष्ट्रीय आय कम है। अब राष्ट्रीय आय कम क्यों है, तो जैसे अभी हमने बताया बिहार के बारे में, जो हमने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंस्टीट्यूट, चाहे और भी जितना, यही सब कारण हमारे देश के भी है। ये मत सोचिएगा कि हमारे भारत देश में है ना जितने भी राज्य हैं, उस राज्य में 2-4 राज्य यदि बहुत अच्छा है उससे हमारे पूरा भारत देश की स्थिति सुधर नहीं सकती है ना। भारत देश का हर राज्य की जो है आमदनी बढ़नी चाहिए, हर राज्य में अच्छा मेडिकल इंस्टीट्यूट होनी चाहिए, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होनी चाहिए, है ना जी, आमदनी का जरिया अच्छा होना चाहिए, तब जाकर के वहां पे क्या होगी, वहां उस देश की वो राज्य क्या होगा, विकसित होगा, माने विकास करेगा, है ना जी, तब जाकर के हम बाकी देशों के मुकाबला कर पाएंगे। तो राष्ट्रीय आय किसे कहते समझ में आ गया, लेकिन 1 साल में पूरे देश के लोगों द्वारा जितना धनराशि कमाई जाती है उस धनराशि को ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्लियर। अब इसके बाद एक आता है प्रति व्यक्ति आय। क्या है, इसको हम लोग कहते हैं पर कैपिटा इनकम, पीसीआई शॉर्ट में कहते हैं, ठीक ना। ये क्या है इसको जरा समझते हैं हम लोग। प्रति व्यक्ति आय, ठीक ना, इसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम। इसको क्या कहते हैं समझिए, शॉर्टकट में पीसीआई कहते हैं। अब जैसे इसको एक एग्जांपल जरा आप समझते हैं, ठीक ना। अभी हम राष्ट्रीय आय के बारे में पूरा हम बात नहीं किया, हम इसको और समझा रहे हैं, लेकिन इसको जरा समझ लीजिए, बीच में छेड़ दिए प्रति व्यक्ति आय, इसको भी जरा समझिए क्योंकि समझना जो दोनों जरूरी है। अच्छा ये बताइए, हम एक एग्जांपल लेते हैं। माना कि एक परिवार है जिसमें 5 सदस्य हैं, ठीक है, 5 सदस्य हैं। हम लोग किसको समझने जा रहे हैं, पीसीआई को समझने जा रहे हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ऐसा एक परिवार है जिससे 5 लोग रहते हैं, जिनमें से सिर्फ एक व्यक्ति कमाने वाला है, एक सदस्य जो है एक व्यक्ति कमाने वाला है। ये मंथली इनकम जो है, महीना का इनकम ये कितना करते हैं, मान लीजिए कि 20,000 रुपया ये मंथली इनकम करते हैं एक महीना में, ठीक ना। तो उस परिवार का आमदनी कितना हुआ, 20,000 हुआ, लेकिन एक्चुअली 20,000 नहीं हुआ।
अगर हम लोग प्रति व्यक्ति आय निकाले, मतलब कमाने वाला एक व्यक्ति पर उसमें सदस्य कुल कितने हैं, 5 लोग हैं, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 5 से भाग दे देंगे। मतलब जितने सदस्य हैं, जितने लोग हैं उस परिवार के अंतर्गत, उन सदस्यों की संख्या से क्या करेंगे, आय होने वाले कुल पैसा को क्या करेंगे, हम सदस्यों की संख्या से भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो लगभग कितना आ जाएगा जी, हमारे पास फिर की लगभग 4000 रुपया होंगे, ठीक है। मतलब उस परिवार की आपको प्रति व्यक्ति आय 4000 रुपया ही है। मतलब एक आदमी उस परिवार में कितना कमा रहा है, 4000 रुपया ही कमा रहा है। वो 20,000 उस घर की भले ही मासिक आय हो सकती है, लेकिन एक व्यक्ति की यदि आमदनी निकाला जाए तो 4000 होगी। आप लोग सोच रहे होंगे ये बात, इस वक्त कमाने वाला एक आदमी है तो फिर 4-4 रुपए कैसे आ गया। तो सवाल अब यहाँ पे ये आएगा कि कमाने वाला एक व्यक्ति है 20,000 रुपया, तो 20,000 रुपया वो कमा करके, आय करके, वो अकेले तो खर्च नहीं कर रहा है, क्योंकि परिवार वाले में वितरित हो रहा है, पूरा खर्च जा रहा है। इसलिए जितना भी आमदनी हुआ है उस आमदनी को क्या किया जाता है, जितनी भी सदस्य रहते हैं उससे भाग दिया जाता है। तो उससे क्या निकल जाता है, उससे हमारा पीसीआई प्राप्त हो जाता है, पर कैपिटा इनकम प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा देश स्तर पर, ठीक ना, देश स्तर पर समझते हैं। अब देखिए पूरे भारत देश के लोग एक साल में जितना भी ये आय करते हैं, पूरे भारत देश के लोगों द्वारा एक साल में अर्जित धनराशि को जब भारत देश की जनसंख्या से भाग दी जाती है और भाग देने से जो राशि प्राप्त होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम कहते हैं, ठीक ना। बात समझ में आई। सबसे पहले जो है भारत देश की राष्ट्रीय आय का गणना 1868 में दादा भाई नौरोजी ने किए थे। और किए थे, दादा भाई नौरोजी ने किए थे, क्योंकि उस समय जो है अंग्रेजों का दायित्व था। अंग्रेज चाहते नहीं थे कि भारत देश जो है क्या हो, आगे बढ़े, क्योंकि अंग्रेज यही चाहता था कि किसी तरह से इन लोगों में क्या हो, एकता जो है टूट जाए, है ना, गरीबी बनी रहे, ताकि हम अंग्रेज सब क्या करें, हुकूमत करते रहे, लोगों को दबाव बनाए रखें और सारी संपत्ति को धीरे धीरे खाली करते जाए, ठीक ना। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने ये सबसे पहले आंकड़ा निकाला 1868 में। तो उस समय पूरे भारत देश की जब पीसीआई निकाले थे इन्होंने, प्रति व्यक्ति आय निकाले, तो लगभग 20 रुपया आया था मात्र। सोचिए 20 रुपया, 20 रुपये में क्या है, 2 बिस्कुट मिलेगा जी, पैकेट मिलेगा। तो 1868 में दादा भाई नौरोजी ने जब प्रति व्यक्ति आय का जब इन्होंने आंकड़ा निकाला तो सिर्फ एक व्यक्ति का 20 रुपया आय निकला था। पता है ये बहुत कम होता है, जबकि अभी के टाइम में अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय लगभग 2.5 लाख से ऊपर है। एक व्यक्ति का आमदनी 2.5 लाख से ऊपर है। और हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य पूछिए, जैसे कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, गोवा है, ये ऐसे राज्य हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, सबसे ज्यादा है पूरे भारत देश में। आपको पता है कितना मालूम है कि जितना भी राज्य का नाम बोले हैं आपको 80,000 के लपेट में आता है, इससे ज्यादा नहीं जाता है। सोचिए प्रति व्यक्ति आय अभी के टाइम में इन राज्यों की 80,000 रुपया है, जबकि अमेरिका के एक आदमी का प्रति व्यक्ति आय लगभग 2.5 लाख से ऊपर है। तो जरा इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा भारत देश कितना गरीब है दूसरे देशों की अपेक्षा, ठीक है। तो गरीब होने का वो सब कारण है जो हमने बताया पिछले, ठीक है, पीछे हमने जो बताया यही सब कारण था। तो देखिए राष्ट्रीय आय हमको क्या होना चाहिए, अगर किसी भी देश की, अगर भारत देश की राष्ट्रीय आय बढ़ जाए तो हमारे देश में किसी भी चीज का क्या नहीं होगा, कमी नहीं होगा। जिस चीज के लिए हम दूसरे देश में जा रहे हैं उस चीज को हम लोग यहीं पे कर सकते हैं। हम लोग इस देश में आर्थिक क्रिया को बढ़ा करके, आर्थिक आय को बढ़ा करके हम लोग भारत देश की गरीबी को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, ठीक ना। अच्छा अब यहां समझिए, अब राष्ट्रीय आय बढ़ाने का तरीका क्या क्या है। तो देखिए हम लोग क्या करें, उद्योग धंधे बढ़ा दे, लोगों को रोजगार बढ़ा दे, आर्थिक क्रिया बढ़ा दे, ठीक है। जिससे रोजगार बढ़ जाएगा तो रोजगार बढ़ने से क्या बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा, प्रोडक्शन की उत्पादन बढ़ेगा। तो केवल उत्पादन बढ़ा देने से ही जो है राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा है, समझिए अगर एक कंपनी है, ये कंपनी क्या करती है, ये बल्ब बनाने का काम करती है, ठीक है, ये बल्ब बनाने का काम करती है। ये एक दिन में 1 लाख बल्ब बनाती है, ठीक है। इसे बहुत सारे मजदूर भी काम करते हैं, ठीक है,
बहुत से एम्प्लॉई इसमें काम कर रहे हैं इसमें, तो उसको जो है उस रूप में उसको वेतन मिल रहा है। चलिए उसका परिवार चल रहा है, आर्थिक क्रिया चल रही है, उसकी राष्ट्रीय आय बनी हुई है, चाहे भारत देश की राष्ट्रीय आय बनी है चाहे उसकी प्रति व्यक्ति आय बनी हुई है। अब क्या है कि एक कंपनी ने, बल्ब बनाने वाली कंपनी ने 1 लाख बल्ब का प्रोडक्शन कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। उसने पहला दिन बनाया 1 लाख बल्ब बिक्री हो गया, सेकेंड दिन बनाया बिक्री हो गया, ऐसे चलता रहा। लेकिन क्या हुआ आगे चल करके, अब ये 1 लाख बल्ब बना रही है लेकिन बिक्री नहीं हो रही है, कम हो रही है ना जी। घट करके कितना 80,000 हो गया, फिर घट के 70,000 हो गया, 50,000 हो गया, 40,000 हो गया, 20,000 हो गया। अब बेचारे का प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन जो है घट रही है। अब उत्पादन यदि घटेगा तो ज्यादा बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा, वो कम बनाएगा। जब कम बनाएगा तो उसमें से जो वर्कर, जो एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, धीरे धीरे क्या करेगा, वो बाहर निकलेगा, क्योंकि काम है ही नहीं है। अब धीरे धीरे वो कंपनी क्या आ जाएगा, बैठ जाएगा, ठीक ना। जब बैठेगा तो जो 10-20 लोग जो काम कर रहे हैं, या 100, 200, 500, 1000 आदमी जो काम कर रहे हैं, उनकी आर्थिक क्रिया जो बंद हो जाएगी, काम बंद हो जाएगा, आय बंद हो जाएगा। तो इससे ये मत सोचिएगा कि एक आदमी के आय बंद हो जाने से देश में क्या असर पड़ेगा। पूरा देश जो है ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर एक जगह कहीं यदि ये बंद हो जा रहा है, आर्थिक क्रिया बंद हो जा रही है, तो उसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। अभी कोरोना लॉकडाउन में देखिए सारा का सारा बंद हो चुका था, टेलीकॉम कंपनी चालू थी, ऑनलाइन क्लासेस चालू थी, कुछ चीजें चालू थी, बाकी बंद था। भारत देश पर कितना असर पड़ा, जीडीपी जो है सीधे घट के चली आई नीचे। आपको इस क्लासेस में यही बताएंगे कि जीडीपी क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है और घटता क्यों है। देश की जो आर्थिक क्रिया है, चाहे देश की जो आमदनी है, वो जीडीपी पर कैसे तय होती है ना। लोग कहते हैं कि जीडीपी ज्यादा रहेगा तो भारत, चाहे कोई भी देश जो है अमीर रहेगा। हम इसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक ना। जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, सब बात समझाने वाले हैं। खूब ध्यान से समझना है इस चीज को, ठीक ना, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अगर इस चीज को नहीं समझेंगे तो हम अपनी समस्या को दूर नहीं कर पाएंगे, फिर हम जहां हैं वहीं का वहीं रह जाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक ना। तो मान लीजिए कि अब ये बना रही है, अब क्या है कि ये 1 लाख बल्ब बना दी, अब खरीदने वाला कोई नहीं है, ठीक है, खरीदने वाला कोई नहीं रह गया है। 1 लाख बल्ब बना करके ये क्या किया, स्टॉक में रखा हुआ है अपना, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा है। तो इसका उत्पादन तो हो गया लेकिन उपभोग नहीं हुआ, खरीदारी नहीं हुआ, खरीदने वाले लोग नहीं हुए। तो देखिए केवल उत्पादन बढ़ा देने से देश की राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी नहीं होगी। राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिए आपको उत्पादन के साथ साथ उपभोग भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ये सिंपल सी भाषा में बताते हैं कि हम अगर 20,000 50,000 रुपया कमाते हैं तो जरूरी है कि उस हिसाब से हम खर्च भी करें, ठीक है। या तो खर्च करें, नहीं तो उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दे, बैंकों में लगा दे या कहीं लगा दे। उससे बैंक वाला क्या होगा, बैंक वाला ये पैसा लेकर के वो देश में संपत्ति बड़ा करने का काम करता है। आपका पैसा वो जाएगा नहीं, 2 लाख रुपए जमा कर दिया बैंक में तो आप जब चाहेंगे तब 2 लाख मिल जाएगा, लेकिन वो 2 लाख से वो बैंक वाला इस देश में पैसा लगा देगा, ठीक है। चाहे आप 2 लाख रुपए जो दे रहे हैं उस पैसे को कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, किसी को लोन दे देगा, किसी को कुछ दे देगा। उससे जो लोन लेने वाला जो व्यक्ति जो है वो अपना बिजनेस बड़ा कर लेगा, साथ साथ बैंक वाले को भी फायदा हो जाएगा। और आप जो 2 लाख रुपए जो बैंक को दिए हैं एज ए सेविंग अकाउंट के रूप में या फिर करंट अकाउंट के रूप में दे रहे हैं, तो उसका आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इससे क्या होगा, इससे देश में आर्थिक क्रिया सुधरना शुरू हो जाएगी। और जब आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी, है ना जी, जब आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी तो राष्ट्रीय आय बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगा। ऐसे भी राष्ट्रीय आय बढ़ोतरी कर सकते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी और कैसे होता है, राष्ट्रीय आय में क्या क्या होता है समझिए। हम जो भारत देश में जो है आर्थिक क्रिया के लिए, मतलब आर्थिक आय के लिए लोग कुछ जॉब करके कमाते हैं, कुछ लोग दुकान करके कमा रहे हैं, कुछ लोग जो है क्या करते हैं मार्केट डीलिंग करके कर रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस करके कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है विदेशों में रह करके भी कमाते हैं। विदेशों से लोग क्या करते हैं, पैसा भेजता है, तो वो भी पैसा क्या हुआ, हमारे राष्ट्रीय आय में ही जुड़ेगा। बात समझ आ रही है ना। हम जो विदेशों से जो पैसा जो कमा रहे हैं तो जनरली कहाँ आ रहा है, जो भी पैसा है हमारे इंडिया देश में आ रहा है। तो इंडिया देश का राष्ट्रीय आय बढ़ा ना, तो राष्ट्रीय आय ऐसे ही बढ़ता है, राष्ट्रीय आय इससे भी निर्धारित होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब सुनिए, अब हमने क्या कहा, राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अब बात यह है कि प्रोडक्शन हमने कर लिया, हमने उसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी कमा लिया, लेकिन अब इस उत्पादन को करने के लिए कुछ खर्च आया होगा ना जी। जैसे माना इस कंपनी वाले ने 1 लाख बल्ब बनाया, इसने बिक्री कर दिया, चलिए उत्पादन बढ़ा दिया, इसको जरूरत बढ़ा, आज 1 लाख बनाया, तब तक
कुछ जो है कुछ डीलर जो और आया बोला कि नहीं मुझे 50,000 और ज्यादा चाहिए, तो 1.5 लाख बनाया, 2 लाख बनाया, 3 लाख बनाया, 4 लाख बहुत बनाया। इसका तो उत्पादन बढ़ रहा है ना, उपभोग भी बढ़ रहा है, लेकिन इसको बनाने के लिए कुछ खर्चा आया होगा ना, तो कंपनी वाला क्या करेगा, पूरे आमदनी में से उस खर्च को घटा देगा, और घटाने के बाद जो पैसा बचेगा वो शुद्ध आय कहलाएगा। मतलब ये कि भारत देश के द्वारा, भारत देश के लोगों द्वारा जितनी भी आमदनी की जाती है, उस आमदनी को यानी उस उत्पादन को करने के लिए, उत्पादन से जो आमदनी मिला है उसमें से कुछ खर्च भी हुआ है, उस खर्च को घटा देने के बाद, आमदनी में से उस खर्च को घटा देने के बाद जो धनराशि बचती है उसको हम क्या करते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेट नेशनल इनकम कहते हैं, NNI कहते हैं, ठीक ना, नेट नेशनल इनकम कहते हैं। लेकिन हमारे पूरे देश के लोगों द्वारा एक साल में जितनी भी आमदनी हुई, उस आमदनी में से जो खर्च आई उसको घटा देने के बाद जो धनराशि बच जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, शुद्ध राष्ट्रीय आय, NNI कहते हैं, ठीक ना। अब इसके बाद जो है, अब इसके बाद अब आएगा कि राष्ट्रीय आय को कितने भाग में बांटा गया, मतलब राष्ट्रीय आय की अवधारणा, ठीक ना। राष्ट्रीय आय की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। अब सुनिए, ये 3 तरह के होते हैं, खूब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 3 तरह के होते हैं, एक होता है जीडीपी, एक होता है जीएनपी और एक होता है एनएनपी। अब क्या है, क्या चीज है, जीडीपी को कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको कहते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, और इसको कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, एनएनपी। अब सुनिए, इसको समझते हैं, है ना। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, इसको कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक ना। अब इसको समझिए क्या है, मतलब इसको कहते हैं कुल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको कहते हैं एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। जरा समझते हैं जीडीपी क्या है। हम लोग राष्ट्रीय आय में क्या समझे, अभी हम लोग राष्ट्रीय आय में समझे हैं कि पूरे देश के लोगों द्वारा पूरे एक साल में जितनी भी इनकम होती है उसको हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब उत्पादन होती है, उत्पादन बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, ठीक है। अब राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिए, मतलब उत्पादन बढ़ाने के लिए वो खर्च भी करना पड़ता है। अब इसी चीज में ये तीनों चीज छिपा हुआ है, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी। क्या समझिए, एक एग्जांपल द्वारा सारा चीज समझा देंगे, ठीक है। लोग कहते हैं देश की जीडीपी बढ़ जाएगी तो देश अमीर हो जाएगा, गलत बात है। सिर्फ जीडीपी बढ़ने से जो है देश की आर्थिक स्थिति यानी कि वो अमीर नहीं बन सकता है। अभी हमने बताया कि एक बल्ब कंपनी केवल बल्ब बनाते जाए और वो यदि उसका बिक्री नहीं होगा तो पता चलेगा कि उसका दिवाला निकल गया, कंपनी बैठ गया और उसको कर्जा ऊपर से हो गया, ठीक है। तो सिर्फ उत्पादन बढ़ा देने से जो है देश की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती है, उसके लिए कुछ चीजें जो समझना पड़ेगा। तो क्या हमने बताया था कि उत्पादन भी बढ़े, उपभोग भी बढ़े, जनसंख्या भी बढ़े, तब जाकर के जो है इस देश की स्थिति सुधर सकती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भारत देश की जनसंख्या इतना ज्यादा है ना, इसके चलते भारत देश गरीब होते जा रहा है। अगर जनसंख्या अगर क्या होती कि फैक्टर होती तो चाइना में इससे ज्यादा आबादी है तो चाइना हमसे ज्यादा गरीब होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, चाइना हमसे ज्यादा अमीर है। तो गरीब और अमीर होने के लिए पॉपुलेशन फैक्टर नहीं है, फैक्टर कुछ और है, ठीक ना। फैक्टर है क्या, प्रोडक्शन का ज्यादा हो जाना और उसका यूज ज्यादा हो जाए, तब जाकर के जो है देश की स्थिति सुधरेगी, आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल सिचुएशन सुधरेगी। तो चलिए समझते हैं जीडीपी क्या है। तो सुनिए, पूरे देश के लोगों द्वारा एक साल में जितना भी उत्पादन या सेवा की जाती है उन सबको मिलाकर हम कहते हैं क्या, उन सबको हम कहते हैं जीडीपी। मतलब पूरे देश के लोगों द्वारा पूरे एक साल में इनकम तो होती होगी, उत्पादन बढ़ती होगी, उत्पादन और सेवा जो होती है ना उसी को हम कहते हैं जीडीपी। तो भारत देश का भी जीडीपी क्या है, बहुत घट गया कोरोना की वजह से। सिर्फ भारत देश का ही नहीं, ऑलमोस्ट सब देश का जीडीपी घट गई है। कारण ये था ना कि प्रोडक्शन रुक गया था, कंपनियां बंद थी, सब कुछ बंद था, रोड, परिवहन, सड़कें, बिजली,
बिजली नहीं बल्कि रेलवे है ना जी, यहाँ तक कि एयरलाइन सब कुछ बंद पड़ी हुई थी, तो उत्पादन तो घट गया ना। इसकी वजह से क्या होगा, जब उत्पादन घटेगा, उत्पादन जो बढ़ेगा ना उसी को उत्पादन घटने को जीडीपी कहते हैं, ठीक है। उत्पादन बढ़ेगा तो हम कह देंगे जीडीपी बढ़ गया, उत्पादन बढ़ जाएगा तो कह देंगे जीडीपी घट गया। तो इसका पूरे देश के लोगों द्वारा जो उत्पादन की जाती है उसके हिसाब से निकाला जाता है, ठीक है। तो जितना भी उत्पादन होता है पूरे देश के लोगों द्वारा, जितनी भी उत्पादन की गई है वस्तुओं का, उससे हम क्या कह देंगे, जीडीपी कह देंगे। अब आता है एनएनपी, जीएनपी आता है, इसके बाद सॉरी जीएनपी आता है नंबर 2 में। जीएनपी क्या समझिए, अब ये बताइए पूरे भारत के लोगों के द्वारा एक साल में जितना भी उत्पादन की गई है उसमें तो कुछ खर्च लगा होगा, जो खर्च लगा है उस खर्च को ही क्या कहेंगे हम लोग, जीएनपी कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि बल्ब कंपनी वाला ने 1 लाख बल्ब बनाया, तो उसका अपना भी तो कुछ खर्च होगा ना, मजदूरी, रॉ मटेरियल्स वगैरह, बिजली, बहुत सारा चीज है। तो जितना खर्चा लगा है उस खर्च को क्या कर देंगे हम, जीएनपी कह देंगे, ठीक है। अब आता है एनएनपी। एनएनपी में क्या है आप समझिए, अब कहेंगे कि पूरे भारत के लोगों के द्वारा, ठीक है, एक साल में जितनी उत्पादन हुई है, ठीक है, और उत्पादन को तैयार करने के लिए जो खर्च लगा है उस खर्च को जब उत्पादन के मूल्य से जब घटा देते हैं, ठीक है, और जो राशि बचता है उस राशि को हम क्या कहते हैं, हम लोग एनएनपी कहते हैं। मतलब अब जो है भारत देश को यदि समृद्ध, शक्तिशाली और आर्थिक क्रिया में मजबूत करना है तो सिर्फ जीडीपी यानी कि सिर्फ उत्पादन बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, जरूरी यह है कि उपभोग भी बढ़ना चाहिए, ठीक ना। आज के बस वीडियो में इतना ही है, फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ और बढ़िया टॉपिक लेकर के आने वाले हैं, ठीक ना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।